हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों फाइनली अपनी इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु की 9th क्लास की एनसीईआरटी। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमने टोटल तरीके से जो 6th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी है प्लस हमारी नॉर्थ इंडियन जो एनसीईआरटीज़ हैं उसको हमने कंप्लीट तरीके से देख लिया है। अब बात करते हैं 9th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी पर, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटी विच इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, कैसे ह्यूमंस और सोसाइटी इवॉल्व हुए। हालांकि हमने एनसीईआरटी से इसकी अच्छी खासी जिस्ट जो है वो ले ली है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने डिस्कशन को देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा हमें और भी नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, तो चलो उन नए पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। और जो लोग नोट मेकिंग कर रहे हैं लाइक अंकिता, तो वो अपने साइड मार्जिन्स में जो भी उन्होंने A4 शीट्स वगैरह बनाई है उसमें वो चीज़ें ऐड करते हुए चल सकते हैं। और बाकी लोग अपनी रिवीजन को इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रखो कि आपकी चील जैसी जो निगाह है वो 6th क्लास और 9th क्लास में या फिर इसके भी बियॉन्ड जब हम जाएंगे तो वो डिफरेंशिएट करना सीख जाए और क्या क्या नए पॉइंट्स मिले हैं तो आपको वो पता होना चाहिए, जिसको आप पेपर पे 7.5 मिनट के अंदर कोट करके लिख सको रियल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इफ़ इट कम्स इन मेंस, और 30 सेकेंड्स के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सको इफ़ इट कम्स इन प्रीलिम्स। तो यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1 ही है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटी प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको समझते हैं आराम से। हम लोग देखो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं विच इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी सबकी हाथ में फिंगर टिप्स पर मोबाइल फ़ोन्स के एक क्लिक से, एक टच से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। हम दुनिया भर जहाँ भर की नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। लेकिन आज की दुनिया जैसी हमें दिखती है, शुरू से ये लाइफ हमारी मॉडर्न लाइफ नहीं थी। हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे, जो कि प्री हिस्टोरिक एज में रहते थे, उनकी ज़िंदगी कुछ अलग तरीके से थी। उसी ज़िंदगी को हम समझने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, धीरे धीरे करते करते, जिससे हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकें। हम बहुत सारी चीज़ें जो कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आज के जीवन में, उसको दूर कर सकें। प्री हिस्टोरिक पीपल जो हैं उनको माना जाता है कि इन्होंने ही मानव सभ्यता की शुरुआत करी। जो क्रिएटिव नॉलेज हमें देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव नॉलेज काइंड ऑफ जिसके बिना आगे जीवन और संसार चलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहते तो फिर होता कैसे, वो थी नॉलेज ऑफ फायर। हालांकि वो एक तुक्का था, ऐसा माना जाता है, देखा तो किसी ने भी नहीं, लेकिन फिर भी फायर का इन्वेंट होना, कुक्ड फूड खाना, धीरे धीरे करके घर मकान वगैरह सब कुछ बनवाना, शरीर को ढकना, चाल चलन ठीक होना, और इंसान का दिमाग फिर हंटिंग गैदरिंग में लगना, ये धीरे धीरे करते करते जो शुरुआत हुई है इसको हमें देखना पड़ेगा। धीरे धीरे करते उसके बाद इंसान ने अपने जीवन की सहूलियत के लिए बड़े सारे आर्टिफैक्ट्स जो थे वो इन्वेंट करे, डेवलप करे, बनाए, और एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए भाषाएं भी डेवलप होने लग गई। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमें बताती है कि इंसान जो है सारी प्रजातियों में से जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है उनमें से इंटेलिजेंट है। लेकिन हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा अगर हमें इंसानों को जानना है तो अगर इंसानों के इतिहास को जानना है तो उसके लिए सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास को ही जान लेते हैं। और पृथ्वी के इतिहास को इस कदर जानेंगे कि अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जीव जंतु जो पृथ्वी पर आए, अर्थ पर आए अलग अलग एजेस में, उनमें से ह्यूमंस उन सबसे अलग कैसे, और ह्यूमंस को क्या चीज़ें अलग बनाती हैं। तो बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड द जियोलॉजिकल एजेस। इंसानों का जो इतिहास है ना दोस्तों, वो धरती के इतिहास से रिलेटेड है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इंसान धरती पर कैसे आई है, वही वाली डिबेट है कि मुर्गी पहले आई है अंडा। ये तो अभी तक कोई भी वैज्ञानिक जो है या फिर जो विज्ञान की फील्ड है, साइंस की फील्ड है, वो उसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन फिर भी जो अर्थ है उसमें हमें जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं हिस्टोरिकल टाइम्स के। ठीक है, इसकी अपर लेयर में, अपर लेयर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर, यानी कि अर्थ के क्रस्ट पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हमें एक तो
धरती के अर्थ की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है और उस धरती पर पाए जाने वाले वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग समय पर पाए गए हैं, लाइक डायनासोर्स, ठीक है, जो कि अब एक्सटेंट हो चुके हैं। हमें हमारे जो ह्यूमन एंसेस्टर्स की जो हड्डियां और कुछ अवशेष जो मिले हैं वो अर्थ के अलग अलग सॉइल की लेयर्स में हमें गड़े हुए मिले हैं, पत्थरों के बीच में गड़े हुए मिले हैं, जो कि अब वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा ना रहकर कुछ कुछ तो चीज़ें ऐसी भी पता लगी हमें कि वो अब गाड़ी, एरोप्लेन, ट्रक ये सब चलाने में काम आ सकता है, क्योंकि वो बन गया फॉसल फ्यूल। और फ्यूल जो है उससे बनता है पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, जिसके अलग अलग यूज हो सकते हैं। अब देखो क्या है, आपने एक फील्ड सुनी होगी, यूपीएससी में ऑप्शनल भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली ह्यूमंस के इवोल्यूशन को पता लगाते हैं, ह्यूमंस के इवोल्यूशन को पता लगाते हैं। यहां पर अगर मैं इसके साथ एक वर्ड ऐड कर दूं, पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये यानी कि पुराने समय से लेकर अभी तक, प्री हिस्टोरिक एज से लेकर आज के जो इंसान है उसके बारे में पता लगाते हैं कि इनका जो कल्चर था XYZ, ये यहां से चलता 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 आज अगर हम 2023 में बैठे हुए हैं, आज का इंसान कैसा है, उसका जीवन इस पॉइंट से, XYZ पॉइंट से ABC पॉइंट तक कैसा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अर्थ की अपर लेयर को, सॉइल को, रॉक की लेयर्स को अर्थ में एस्कवेट करते हैं और एविडेंसेस ढूंढते हैं, हमारे इंसानों के कंकाल वगैरह निकालकर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंकाल निकालकर, इंसानों के कहीं कहीं पर जहां पर वो खुदाई करते हैं तो उनको इंसानों के साथ साथ कुछ अवशेष भी रखे मिलते हैं, जिससे हमें ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडीली स्ट्रक्चर का अंदाजा, वो क्या क्या आइटम्स यूज करते थे उसका अंदाजा, और क्या वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे उसका अंदाजा, ये सब हमें पता लग जाता है। हालांकि अभी आपको ये सब बहुत बच्चों वाला लग रहा होगा इंट्रोडक्शन इसका, लेकिन वही वाली बात है कि तमिलनाडु एकदम से लेवल रेज नहीं करता किसी भी एनसीईआरटी का, धीरे धीरे करके आपका जो है लेवल आपको रेज होता है, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि 6th क्लास में जो छोड़ा गया था, अभी हमने एनसीईआरटी में जैसे जो देखा था लास्ट प्री हिस्टोरिक, वो 6th क्लास की एनसीईआरटी में देखा था, तो उसके बाद स्टोरी ऐसी नहीं कि एकदम से शूट कर जाए, वो कहानी वैसे ही रहे बच्चों की तरह और धीरे धीरे करके पकड़ बने, ठीक है। ये जो लेयर्स आर जो फॉसल्स हैं, दे आर साइंटिफिकली डेटेड टू स्टडी द वेरियस स्टेजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन एंड प्री हिस्ट्री। ये सब हमें चीज़ें बताती हैं, जो भी चीज़ें मिली हमें, अवशेष मिले, इंसान मिले हैं, उनके साथ साथ रखी जो गड़ी हुई चीज़ें मिली हैं वो हमें बताती है कि ह्यूमन की लाइफ किस प्रकार से इवॉल्व हुई है और प्री हिस्ट्री में, प्री हिस्टोरिक एज में ह्यूमंस क्या क्या यूज़ करते थे, उनका मतलब मानव इतिहास कैसा रहा है। थ्रू द गैदर्ड एविडेंस, जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, हम मतलब यानी कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन सब के बारे में बात हो रही है, हिस्टोरियंस बेसिकली, दे अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन हिस्ट्री किस प्रकार से इवॉल्व हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इन डेवलपमेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब यहां से अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 9th क्लास की एनसीईआरटी से, तमिलनाडु से आपको अच्छी खासी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कोई भी चीज़ राइटर जो बोलेगा, जहां उसको लगेगा कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो डेफिनेशन आपको एंड में नहीं, शुरू में नहीं, चैप्टर के बीचों बीच में मौजूद कर दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी एक स्टडी होती है ह्यूमंस के पास्ट की, ह्यूमंस के पास्ट को एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट करके। अब ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो कैसे सकती है? हमें बेसिकली क्या करना है, खुदाई करनी है, सहारा लेना है एक्सकवेटर्स का, और मटेरियल रिमेन्स ढूंढने हैं। तो इससे हमें जो इंसानों का जो प्राचीन इतिहास रहा है उसकी एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन करने में आसानी रहेगी। अब हमने ऊपर एक वर्ड देखा था एंथ्रोपोलॉजी, ये तो हम जानते हैं, स्टडी ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, उनकी लाइफ आज के टाइम में कैसी रही है। ये पेलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंड अनुज आप इसको याद रखना, आपका ऑप्शन आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, तो आप इसको याद रखना, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है?
इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स एंड देयर इवोल्यूशन बाय द स्टडी ऑफ फॉसिल रिमेन्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज रहे वो कैसे, आज उनसे जो आज हम इंसान इवॉल्व हुए हैं वो कैसे, और कैसे, और ये सब जाना कैसे जा सकता है, थ्रू द फॉसिल रिमेन्स, अगेन अवशेषों की मदद से। ठीक है, अब अवशेष ये पूरे के पूरे आपको हड्डियों के ढांचे के फॉर्म में हो सकता है ना दिखें, क्योंकि बहुत पुराने हो सकते हैं कुछ कुछ जो कि पत्थरों चट्टानों के बीच में गड़े हों, लेकिन उस टाइम पर बोन का साइज पता लगाकर, जॉइंट्स का साइज पता लगाकर, ह्यूमन स्केलेटन को देखते हुए, उसके दांत को काउंट करते हुए, चेहरे की नक्काशी ड्रॉ करते हुए, उससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा एक ज़रूर लग सकता है कि उस ज़माने के इंसान जो हैं कितनी एज तक जीते थे, कितनी उनकी हाइट होती थी, बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता था, और आज के समय में क्या कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं मानव शरीर में कि नहीं हुए हैं। ये सब जो पता लगाते हैं वो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है अर्थ जो है, धरती जो हमारी है, लगभग आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले उसका उत्पादन हुआ था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो कंडीशंस थी वो कुछ अर्थ पर ऐसी इमर्ज हुई होंगी। ऑब्वियसली बात है, हुई क्या होंगी कि हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आज हम अपने आप को देख पा रहे हैं अर्थ पर। कंडीशंस कुछ ऐसी बनी कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई, फिर चाहे वो फॉरनल ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो फ्लोरल ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि पेड़ पौधे वगैरह थे, चाहे जानवर वगैरह थे, चाहे ह्यूमन बींग्स वगैरह थे, कुछ भी थे, छोटे छोटे चींटियाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें बनी। धीरे धीरे करते करते फिर प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह भी आए। ठीक है, और इससे एक ह्यूमंस के इवोल्यूशन का एक फाउंडेशन डेवलप हुआ, एक नींव रखी गई। बड़ा लंबा जो इतिहास रहा है धरती पर ऑर्गेनिजम्स का आने का, और जो अर्थ की खुद की जो हिस्ट्री रही है, उसको हम बड़े सारे एराज में डिवाइड करते हैं, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, एंड अलग अलग एपिक्स में डिवाइड करते हैं। देखो, इसको कई लोग एपोक कहते हैं, सिंपली द प्रोनाउंसिएशन इज एपिक ओनली। ठीक है, जियोलॉजिस्ट करते हैं ऐसा। जियोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, अर्थ के बेसिकली स्ट्रक्चर को स्टडी जो करते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर आपको एक चीज़ बोल रहा है कि आगे जाकर आपको हो सकता है कुछ आंकड़े देखे, तो 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले अगर डेवलप हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, कितने करोड़ साल पहले। अब यहां पर बात है, कुछ कुछ आपको मैंने एजेस दिखाई थी, अगर आपको याद हो। ये जो जियोलॉजिकल एराज है ना, इनको यहां से मत करना, इनको यहां से मत करना। अगर इसको प्रॉपर अगर आपको करना है, आप 6 क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी में जो हमने पूरे का पूरा बॉक्सेस करे थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह, ये सारा का सारा जितना भी था, वो आप वहाँ से करना जियोलॉजिकल एराज को। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बहुत ब्रीफली दे रखा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस या ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स, ये एप्स थे जहाँ से मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, अभी एक्सटेंड हो चुके हैं, लेकिन इनको ह्यूमंस का क्लोज रिलेटिव माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले 600 से लेकर 542 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमें क्या देखने को मिलता था, प्रोटीरोजोइक एरा। इस जमाने में ऐसा विश्वास करा जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, सबसे पहले फॉर्म ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने थे, उनके सबसे पहले प्रकार बने थे। फिर 542 से लेकर 251 मिलियन ईयर्स एगो पहले पेलियोजोइक एरा आता है, जहां पर साइंटिस्टों के द्वारा अगेन ऐसा माना जाता है फिश, रेप्टाइल्स, ऑल प्लांट्स अपीयर हुए। फिर मेसोजोइक एरा आता है 251 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले, यहां पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे इस एरा में। और सेनोजोइक एरा 65 मिलियन ईयर्स अगो टू 4 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस एरा से मैच करता है। इनको बोला जाता है, इसका मतलब होता है लिटरली सर्दन एप, ये अपीयर हुआ यहां पर।
अब आप कहोगे जब आप ये बोल ही रहे हो कि 6 क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी से इसको करना, तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर? यहाँ पर एक छोटी सी बस आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। क्या क्वेश्चन अगर आपको कल को ऐसा बनेगा ना, स्टेट पीएससी या कहीं पर भी, तंग करने को देखो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि तंग इंसान होता भी कैसे है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? जो जिसने पढ़ नहीं रखा और जिसको लाइट समझा और वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो इंसान तंग है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपको कुछ ऐसा आ सकता है, मतलब आप 4 ऑप्शन अगर हैं आपको ऐसे आ सकते हैं, लाइक यहाँ पर आ जाए आपको रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड फिश। यहाँ पर आपको आ जाए एप्स, फिर डायनासोर्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर आपको बोला जाए कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो कि क्या चीज़ अर्थ पर सबसे पहले अपीयर हुई थी और कौन सी बाद में अपीयर हुई थी। तो फिर आगे वही ऑप्शन, यही 2 1 3 4 4 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शंस आपके बन सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, इंसान बाद में, सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर फिश, रेप्टाइल्स और प्लांट्स, उसके बाद डायनासोर, और चौथे नंबर पे उसके बाद ये ब्रॉडर क्रोनोलॉजी है, क्योंकि हम हिस्टोरियंस तो है नहीं, हमको हिस्ट्री ऑप्शनल तो है नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल भी होता तब भी इतना डेप्थ में तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक बार बताओ अनुज, आपका ऑप्शनल जो है वो एंथ्रोपोलॉजी है, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि इतना डेप्थ में आप जाके पढ़ोगे। और मैं तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपने पढ़ा हो, वो चीज़ें अवेलेबल हों, लेकिन ऐसा कोई मेंस में ना आपको क्वेश्चन आने वाला है ऑप्शनल के अंदर, ना हम लोगों को प्रीलिम्स में क्या कहते हैं क्वेश्चन आने वाला है जनरली, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमें एक ब्रॉडर क्रोनोलॉजी अगर देखनी है ना, अब ब्रॉडर ही देखनी पड़ेगी। ऐसे तो अब फिर 1-1 मिलियन साल में क्या हुआ एक एक करके वो पता लगाते जाओ, वो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें तो एग्जाम निकालना है, कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है। पहले होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर मछलियां, कुछ रेप्टाइल्स और कुछ पेड़ पौधे, उसके बाद डायनासोर और फिर इंसान। इंसान भी प्रॉपर तरीके से नहीं, एक इंसानों के क्लोज रिलेटिव जो माने जाते थे, ऑस्ट्रेलोपिथिसीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो मैंने आपको एक एरा बताया था, जिसको हम लोग यहाँ पर एक और नाम आपको मिल गया, सेनोजोइक एरा। तो ये ऐड कर लेना आप अपने नोट्स में, जैसे अंकिता आप अगर नोट्स बनाते हो तो उसमें ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो, सेनोजोइक एरा। ठीक है, ये अपीयर हुए और कितने टाइम पहले, 65 बिलियन ईयर्स अगो पहले, सदर्न। ह्यूमन इंक्वायरीज इनटू द पास्ट एंड द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, इसको समझते हैं थोड़ा सा। द एज ऑफ स्पेक्यूलेशन, इस एज ऑफ स्पेक्यूलेशन का टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ। मतलब ऐसा माना जाता है, बहुत सारी, देखो आपको पता है कि अर्थ पर इंसान कैसे आए, इसकी बहुत थ्योरीज हैं। ठीक है, और इंसान जो आज का जीवन बिता रहे हैं ये इतना एडवांस होता कैसे चला गया, इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का लाइफ स्टाइल, कल्चर, ये भाषाएं कैसे डेवलप हो गई, दो इंसान अगर आमने सामने थे तो उन्होंने बात करना कैसे सीख लिया, इशारे कैसे करते होंगे, बहुत ज़्यादा असमंजस है हमारे दिमाग में इन सब चीज़ों को लेकर। यही टॉपिक बात कर रहा है, एज ऑफ स्पेकुलेशन। ह्यूमन्स आर द ओनली स्पीशीज ऑन द प्लेनेट अर्थ who are concerned with understanding as well as explaining the world and the universe। ठीक है, मतलब जिनके ओरिजिन को जानना एक सबकी क्यूरियोसिटी है। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो ह्यूमंस हैं, दे बिकेम कॉन्शियस एंड नॉलेजेबल। धीरे धीरे जैसे हम ह्यूमंस इवॉल्व होते चले गए, वो नॉलेजेबल होते चले गए। ऑब्वियसली बात है, नॉलेजेबल नहीं होती तो आज की ज़िंदगी में हम ये डिजिटल माध्यम के थ्रू ये जो पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जो बनाई हैं इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। ह्यूमंस क्योंकि इकलौती ऐसी स्पीशीज माने गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा जिनके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल रहता है, एंड दे बिगन टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, ऑर्गेनिज्म एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। आपने बड़ी सारी कुछ पिक्चर्स देखी होंगी कभी कभार ऑनलाइन, प्लेटो की, एरिस्टोटल की, मैकियावेली की, इनकी आपने फोटोज देखी होंगी। अगर मैं बात करूं सोक्रेटिस की, प्लेटो की और एरिस्टोटल की फोटो, स्पेशली सोक्रेटिस की, उसको एक पत्थर पे बैठ के एक सोचते हुए दिखाया जाता है, प्लेटो को भी। अब ये भी काफ़ी पुराने लोग थे, लेकिन ये चीज़ ये दिखाता है कि इंसान शुरू से, जो इंसान का पहला क्यूरियोसिटी लेवल था ना, वो फिलोसफिकल था नेचर के अंदर।
वो फिलोसफिकल था नेचर के अंदर। इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, ये जो क्यूरियोसिटी है ना, दिस इज लिंक्ड विद द साइंस ऑफ फिलोसफी, विद द साइंस ऑफ फिलोसफी। और यहीं से मैं आपका एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं मैं आपको, जो कि ऊट पटांग आपको कभी भी पेपर के अंदर आ जाए तो नर्वस नहीं करेगा। फर्स्ट साइंस दुनिया की फिलोसफी मानी जाती है, और इसी से हर प्रकार की साइंसेज निकली हैं। इवन आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी ओरिजिन जो लिंक है वो फिलोसफी से, बिकॉज साइंस भी एक पॉइंट पर आके फेल कर जाता है। हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता साइंस। साइंस बात करता है एविडेंसेस पर, एविडेंसेस बदले, साइंस का अस्तित्व बदला। जो जर्नल साइंस आज के टाइम में जो हम जर्नल साइंस कहते हैं, एट फर्स्ट दे कंसिडर्ड नेचर एज गॉड। वो ये मानते थे ये जो कायनात है, इसके अंदर ये जितने भी हवा के तत्व है, पानी है, थंडर लाइटनिंग हो रही है, सूरज है, हवा चल रही है, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें जो नेचर की हैं, यही अपने आप में भगवान है। तो इसलिए वो नेचर वर्शिपर थे शुरू में। दे यूज टू वर्शिप सन, मून, वेरियस नेचुरल फोर्सेस, जिसके बारे में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। देखो, जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है तो हमारी नॉलेज वहीं तक सीमित रहती है। जैसे जैसे हम अंडरस्टैंडिंग गेन करें तो हमारी नॉलेज भी ब्रॉड होती रहती है। ठीक है, अब बड़ी सारी जो चीजें थी वो नॉन साइंटिफिक भी थी, लेकिन नॉन साइंटिफिक थी तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके सामने जब वो रूबरू हो ही नहीं है नई चीजों से, तो जो उनके सामने वो उसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, शुरू में इंसान के अंदर ऑब्वियस ही बात है साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी कि दुनिया कैसे बनी, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हमें ये जो एंशिएंट राइटिंग्स और जो रिलीजियस लिटरेचर देखने को मिलता है, ये बहुत बाद में आया, इसको हम जानते हैं, ऑब्वियस ही बात है। और आपको पता ही है, बीसीई को बोलते हैं हम लोग बिफोर कॉमन एरा, एडी या जिसको सी बोलते हैं वो कॉमन एरा, प्रेजेंट मतलब जो चलाता है, और MYA यानी कि मिलियन ईयर्स को। ये तो सब आपको एक छोटा सा एक चीज एस्पेक्ट समझा रखी है, इसको छोड़ो। अब बात करते हैं साइंटिफिक फाउंडेशंस ऑफ जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। इसके साइंटिफिक बेसिस क्या है तीनों सब्जेक्ट के? स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्टडिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स, एंड स्टडिंग अबाउट वॉट इज देयर इनसाइड द अर्थ। कुछ अर्थ को खोद कर हमें कभी कभार कुछ मिला है। और सिर्फ आर्कियोलॉजी इज नॉट अबाउट एक्सकवेशन, जब कुछ मिला है तो उसके साथ कुछ चीजें रखी गई हैं। 2 मुर्दों को हाथ पकड़ कर क्यों गाड़ा जा रहा है, उनके साथ कुछ सोने के बर्तन क्यों रखे हुए हैं, इससे आर्कियोलॉजी से भी हमें बहुत कुछ जो है कल्चर का, आर्ट का, ये सब कुछ पता लगता है। द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कैन बी ट्रेस टू द एंशिएंट ग्रीक्स। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल राइटिंग जो डेवलप हुई है, आप ये याद रखना, दिस क्रेडिट गोज टू द एंशिएंट ग्रीस। अब आपको 6th क्लास की हिस्ट्री मैंने पढ़ाई, नॉर्थ इंडिया वाली भी और तमिलनाडु वाली भी। वहां पर आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी आपने एक जस्ट तो ले लिया पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। जबकि लास्ट में उधर क्वेश्चन था, तमिलनाडु की NCERT के अंदर उधर क्वेश्चन था हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इस पर्सन का नाम है हेरोडोटस। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप 2006 की NCERT पर जाओगे ना, नॉर्थ इंडिया वाली, तो उसमें जब ये पहला चैप्टर होता था ना हिस्ट्री का, तो वहां पर एक बॉक्स बना आता था, उधर लिखा होता था हेरोडोटस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। अब नहीं है लेकिन आज की NCERT में वो चीज, पुरानी NCERT में होता था, पुरानी से भी पुरानी 2006-05 की जो NCERT थी वो। हेरोडोटस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री बिकॉज द हिस्ट्री ही रोट वॉज ह्यूमनिस्टिक एंड रैशनलिस्टिक। इसने इतिहास में हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और रैशनैलिटी के साथ बात करी इसने। आपको इस पर्सन का नाम याद रखना है फॉर स्टेट PSC लाइक MPPSC, आपको याद रखना है इसका नाम, भूलना नहीं है। अब देखो, हम इतना पढ़कर आए, अभी तक ऊपर कुछ हमें ज्यादा काम का नहीं लगा, लेकिन ये क्रोनोलॉजी हमें काम की मिल गई और एक हेरोडोटस का नाम मिल गया। ठीक है, अब धीरे धीरे कर इंसान के अंदर, जैसे हेरोडोटस ने जो हिस्ट्री लिखी, हेरोडोटस देखो कितना पुराना है, 484 टू 425 BC। ठीक है, यहां से एक इंसान के अंदर हम ये कह सकते हैं, कुछ इंसानों के अंदर एक साइंटिफिक इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी की भावना उत्पन्न हुई कि जो ह्यूमंस है वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ है।
और ऐसा माना गया इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, अब अनुज ये वाली सारी की सारी चीजें ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में बोलने के लिए, ठीक है? इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुनना कि साइंटिफिक इंक्वायरी जो करी गई कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी कभी मेंस में नहीं पूछेगा आपको, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर कह सकते हैं, लेकिन स्टेट पीएससी के मेंस में ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। और यूपीपीएससी को भी अब इंक्लूड नहीं करते क्योंकि यूपीएससी बिल्कुल एक परछाई बनकर चल रहा है यूपीएससी की, लेकिन अब इसमें जैसे आप, ठीक है, ओडिशा पीसीएस, इन सब चीज़ों के लिए रेडी होकर चलना, ठीक है? आपको बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप ये लिख दो आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर 1, द राइज ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, एक तो जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, एक क्यूरियोसिटी बढ़ी कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को कलेक्ट करना है, म्यूजियम्स को ओपन करना है। और ये सब कब हुआ? यूरोप में जब रेनेसा मूवमेंट आई, एक प्रकार की एनलाइटनमेंट मूवमेंट। एनलाइटनमेंट मूवमेंट मतलब क्या, रेनेसा मूवमेंट मतलब क्या? देखो ये एक ऐसी मूवमेंट थी, ऐसा माना गया, एक एरा ऐसा था विच इज कंसिडर्ड एज, थोड़ी सी फिलोसफिकल बात है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, विच इज कंसिडर्ड एज ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। यहां पर इंसान जो है उसने चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर डाला, रिजेक्ट कर डाला। अब ये रेनेसा मूवमेंट के ऊपर यूरोपियंस ये बड़ा प्राउड फील करते हैं। इनको बताओ जरा, हमारा इतिहास देखकर आओ 6th सेंचुरी बीसी का, वर्धमान महावीरन गौतम बुद्ध। लोग हालांकि समझ नहीं पाए, हिंदुस्तानियों को समझने में बहुत टाइम लगता है हर चीज। रेनेसा मूवमेंट मॉडर्न एज की मूवमेंट तो है, बताओ। यूरोप के अंदर मॉडर्न एज की मूवमेंट है ना। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इसको क्यों माना जाता है? मतलब लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की भावना आ गई थी कि जो चीजें हमारे सामने हैं हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी नीड टू फाइंड इट्स पर्पस, लॉजिक एंड रैशनल। क्या है इसके पीछे रीजन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों मालूम है। उसके बाद जियोलॉजी की डेवलपमेंट और स्ट्रेटिग्राफी की आइडियाज की डेवलपमेंट। अभी हम जानते हैं स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, जान लो वैसे यहां पर तो। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ रॉक एंड सॉइल लेयर्स, जो कि नेचुरल और कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से फॉर्म हुए थे, उसको, इस स्टडी को कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी। यानी कि स्ट्रेटिग्राफी जो वर्ड है वो स्ट्रेटिफिकेशन से आया है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, एक के ऊपर एक बिछी हुई। और यहां पर अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे ऐसी कौन सी लेयर होती है? रॉक और सॉइल की लेयर होती है। अब आप कहोगे यार इससे हिस्ट्री का क्या लेना देना? भाई इससे ये लेना देना है, जब अगर इंसान का जो इस चीज में क्यूरियोसिटी जागी, उसकी स्ट्रेटिग्राफी में और जियोलॉजी में, स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी इज अबाउट स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो उसने खुदाई करना स्टार्ट करी कि अर्थ के अंदर क्या है। अब अर्थ के अंदर डायनासोर के कंकाल, मानव के कंकाल, ये सब देखने को मिले। जब ये देखने को मिले, उनके साथ कुछ कुछ चीजें कड़ी हुई मिली, और कुछ कुछ इंसानों के कंकालों के साइज बहुत बड़े बड़े मिले। तो ये देखकर हम बचक के रह गए, भाई हम 5 फुट के, हम 4 फुट के, हम 3 फुट के, ये 8-8 फुट के, 7.5-7 फुट के, 8.5-8 फुट के, 9 फुट के, ये कैसे पॉसिबल है? क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तीसरा, चार्ल्स डार्विन, हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इट्स एरा, इसने जब थ्योरी दी एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, इसकी एक बड़ी फेमस थ्योरी है, कौन सी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या कहता है ये उस थ्योरी में? क्या कहता है? बताओ, किसी को नहीं पता? फिट नहीं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जो अपने आप को अडेप्ट कर जाए ना, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर जाए, वो स्पीशीज सर्वाइव कर जाएगी। वो स्पीशीज के कुछ ऑर्गेनिज्म से भी सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक अ छलनी, कि जो एस्केप हो सके उस छलनी से वो तो एस्केप हो जाएंगे, बाकी सिर्फ छन के डस्टबिन में।
ठीक है। और डार्विन की थ्योरी हमें एक फिलोसफिकल चीज़ ये भी बताती है कि देखो, हमें वक्त और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। वी शुड अवॉइड कंफर्ट जोन in order to stay happy all the time and healthy all the time, mentally, physically, emotionally, sociologically, psychologically, everything. उसके बाद डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉसल, स्टोन टूल्स, आर्टिफैक्ट्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस, ये सब कैसे मिले? ये 0.4 पॉसिबल हो पाया 0.2 की वजह से। और इंसानों के अंदर एक एबिलिटी डेवलप होना जिसकी वजह से वो अर्ली स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर सके। मैंने इसलिए आपको बोला ये चीज, देखो रेनेसां में ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आप ऊट पटांग आंसर दोगे, वो सारे ऊट पटांग आंसर गलत होंगे। पता है क्यों? ये थोड़ी सी चीज फिलोसफिकल है, समझने की कोशिश करो इसे। ये थोड़ी सी चीज फिलोसफिकल है। क्यों यार? एक बात बताओ मुझे जरा सब लोग, यार इतना कुछ एकदम से पॉसिबल एक साथ हो सकता है क्या? बताओ कि एकदम से मानव की जो इंसान है उसकी रुचि जाग गई कि मेरे को जानना है कि ये चीज़ें कैसे हुई, ओरिजिनेट कैसे हुई। मतलब जियोलॉजी एक सब्जेक्ट बन गया, स्ट्रेटिग्राफी भी आ गया, चार्ल्स डार्विन पैदा हो गया, उसने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थी। ज़मीन को खोदने के बाद फॉसल मिले, हमें स्टोन टूल्स मिले, इंसानों के कंकालों के साथ गड़े हुए कुछ अवशेष मिले, और इंसानों के अंदर ये एबिलिटी भी आ गई कि जो चीज़ें प्राचीन काल में लिखी हुई हैं उस वो पत्थर पे नकाशियाँ जो लिखी हुई हैं उसको वो डिसाइफर भी कर सके। ये सारी घटनाक्रम कभी एक साथ होना पॉसिबल है क्या? बताओ, विदाउट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। बताओ, इंसान अगर मैं करता रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन ये एक साथ सब कुछ पॉसिबल है क्या? यूरोप के अंदर जो एनलाइटनमेंट एरा था ना, उसके अंदर ये माना जाता है दैट इट वाज द ब्लेसिंग ऑफ द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। क्यों यार? एक साथ इतनी इन्वेंशन हो गई, एक साथ इतनी इन्वेंशन हो गई, इतने इन्वेंटर्स पैदा हो गए, वो क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स के बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमारे धरती पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वो भी ऊपर वाले की, परमात्मा की कृपा मानी जाती है। भक्ति सूफी मूवमेंट इन मेडिवल टाइम्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म इन एंशिएंट एरा, इंसानों को जीवन के अंदर राह दिखाई। यूरोपियन थ्योरी मानती है फ्रॉइड के अंदर कि अपनी डिजायर्स को रिप्रेस कर दो। हम मानते हैं रिप्रेस कुछ नहीं होता, इसको कन्वर्ट कर दो। सेक्स करने का मन कर रहा है किसी का, तो क्यों रोको उस डिजायर को? साइकोलॉजी कहती है, सिगमंड फ्रॉइड कहता है रोक दो, सप्रेस कर दो इस डिजायर को। गलत बात, तुम्हारा ईगो सुपर ईगो बीच में आएगा, क्लैश करेगा इंटरनल डिजायर्स। हम ट्रांसेंडेंसी में बिलीव करते हैं, कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग एल्स व्हिच कैन बी वेरी प्रोडक्टिव, ओजस एक्यूमुलेशन, सीमेन रिटेंशन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एफर्मेशंस, ये चीज है। और हम धीरे धीरे करके, जैसे अभी आएंगे अगले चैप्टर पर, तो हम देखेंगे इजिप्ट के अंदर और मेसोपोटामिया के अंदर कि कैसे ये सब रूल 369 और एफर्मेशंस वगैरह कैसे वर्क करते थे। ठीक है, देखेंगे हम ये सब, उनके कल्चर को समझेंगे। ओल्डेस्ट म्यूजियम मेसोपोटामिया के अंदर एक म्यूजियम है, एनीगैल्डी नन्ना। एनीगैल्डी नन्ना मेसोपोटामिया के अंदर, इसको 530 बीसी के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। देख रहे हो, 530 बीसी, मजाक नहीं है। अब ये चीज क्या है, यहां म्यूजियम क्यों स्टैब्लिश हुआ? बताओ, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, इट इज एन एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। और इस प्रकार की जो ऊट पटांग साइट्स होती है ना, अनुज आपने देखा होगा, इसी प्रकार के ऊट पटांग क्वेश्चन सिर्फ एक ही पीएससी पूछता है, वो है यूपीपीएससी। ऐसी ऐसी जगह जो कि किसी ने सुनी ना हो, है ना? ऐसी ऐसी जगहें जो कि ऐसे हिस्ट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन के वो आपको बाजार की किसी बुक के अंदर ना मिले, लेकिन एग्जामिनर जो बनाने वाले हैं क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा ये बोरिंग और थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, हो सकता है इससे यूपीएससी में एक सिंगल शब्द काम ना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक हिंट मिलेगी पक्का। इसको पूरे को पढ़ने के बाद हो सकता है चैप्टर नॉनसेंस प्रूव हो, लेकिन अगर ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया कि पहले इनमें से क्या आया था, और ये हीरोडोटस का नाम, और ये
कि साइंटिफिक इंक्वायरी जो है ओरिजिन ऑफ द ह्यूमंस में ये पॉसिबल कैसे हो पाई, ये चीज़ें काम की हैं। स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन कि रॉक्स और सॉइल्स के लेयर्स को पढ़ना, उनके रिलेशनशिप को पढ़ना, ठीक है, कि कैसे वो नेचुरल और कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म हुए, इस स्टडी को क्या कहते हैं, स्ट्रेटिग्राफी। और आई थिंक अनुज जी आया था ना यूपीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले। हाँ हाँ, वो आया अभी क्वेश्चन। अच्छा, अभी आपने मैसेज करा इस पे, इसी पे सर इसका क्वेश्चन अच्छा पूछा था, हाँ ठीक है। द प्रिंसेस एनिगार्डी, ये जो प्रिंसेस थी, शी वॉज अ डॉटर ऑफ नियो बेबीलोनियन किंग नाबोनिडस। नाबोनिडस इटली के अंदर, अगर हम लोग एक और म्यूजियम की बात करें, कैपिटोलाइन म्यूजियम या कैपिटोलिन म्यूजियम भी बोलते हैं उसको इटली के अंदर, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूजियम एट प्रेजेंट के अंदर। देखो अब दो चीजें मिल गई हमें, आज की क्लास में दो चीजें मिल गई। सबसे पुराना म्यूजियम क्या है, आप में से अगर किसी कोई बोले ना कि हिस्ट्री में हमारी रुचि है, और वो कोई बोले आप म्यूजियम गए हो, हाँ दिल्ली गए थे एक बारी तैयारी करने, तो तब म्यूजियम देखा था, वैसे तो ऐसा हमारे स्टेट में तो कोई म्यूजियम नहीं है, ठीक है भाई। और आपसे पूछ लिया बताओ ओल्डेस्ट म्यूजियम कौन सा है वर्ल्ड का। एनी गार्डी नन्ना म्यूजियम जो था वो सरवाइव नहीं कर सका। बेबीलोनियन एम्पायर में जो राजा था नाबोनिडस, उसने अपनी प्रिंसेस, पापा की परी एनी गार्डी के नाम पर बनवाया था वो म्यूजियम, वो सरवाइव नहीं कर सका। लेकिन इटली के अंदर अभी कैपिटोलिन म्यूजियम जो है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग म्यूजियम एट प्रेजेंट। उसके बाद एशमोलियान म्यूजियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है अर्पित? कहां है शाइनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? कहां है? इंडिया में? इंग्लैंड, इंग्लैंड यूके। इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम इन द वर्ल्ड। इसको स्टैब्लिश करा गया था 1677 एडी के अंदर। आपको ये तीन म्यूजियम्स के बारे में याद रखना है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम है। अब यूनिवर्सिटी म्यूजियम का मतलब क्या है, आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा ये। एशमोलिन म्यूजियम के अंदर अश्वनी पता क्या होता है, यहां पर जैसे मैं अब आपको बताता हूं, अर्पित आप उसके बारे में जानते हो? एम्स तो जानते ही होगे, सबने सुना है। यहां पर लेकिन क्या है मिसबा, एम्स के अंदर ना, जैसे जो नीट का एग्जाम होता है उसमें से जिसकी टॉप की रैंक है, सब लोग ये चाहते हैं कि मुझे एम्स मिल जाए, है ना। यहां पर पढ़ाई भी होती है। हम लोग सिर्फ अश्वरीत एम्स को हॉस्पिटल मानते हैं, यहां पर पढ़ाई भी होती है। ऐसी म्यूजियम सिर्फ वो नहीं है कि यहां पर अश्वरीत आप जाओगे आपको डायनासोर मिलेंगे, पुराने सिक्के मिलेंगे, है ना, जो स्केलेटन है निब्बा निब्बी के वो हाथ जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ पर स्टडी भी होती है, बच्चे स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक म्यूजियम स्टैब्लिश करा गया है और बहुत पुराने टाइम का म्यूजियम है। बीसी का नहीं है 80 का, लेकिन 1677 1600 में क्या हुआ था, 1600 में क्या हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ ने फरमान दिया था कि जाओ यू हैव अ राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज। 1677 में ये म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ उसी के साथ। ऐसे डेट्स का कनेक्शन करा करो, ओके। उसके बाद चार्ल्स डार्विन का नाम इकलौता लिया जाता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 9th क्लास की साइंस की, तो दो लोग आपको साथ में ही मिलेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन। हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, और चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, इसने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई इंसानों की, और भी लोगों की क्यूरियोसिटी जगाई कि ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ कैसे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में कुछ कुछ थ्योरीज का जिक्र कर रखा है। दो बुक्स थी इसकी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये आपको याद रखनी है, किताब का नाम बिल्कुल याद रखना है। 1859 में इसने इसलिए लिखा था। अब याद करने का तरीका क्या है, जैसे मैं इसको देखता हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 के 2 साल बाद, और द डिसेंट ऑफ मैन।
ठीक है, द डिसेंट ऑफ मैन 1871 के अंदर। आपको ये याद रखना है कि अगर ये आ जाए कि ये दोनों बुक किसकी लिखी हुई है या फिर इनमें से कौन सी बुक चार्ल्स डार्विन की है। अब डार्विन का नाम तो सुना सुनाया नाम है, बच्चों को लगेगा कि यार ये तो साइंस का क्वेश्चन है या फिर ये कहाँ दे रखा है, ये शायद से साइंस की एनसीईआरटी में होगा। साइंस की एनसीईआरटी वैसे भी कोई नहीं पढ़कर चाहता, लोग पढ़ते ही नहीं है 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, और जितने पढ़ते हैं उनका प्रीलिम्स हो जाता है। सारी एनसीईआरटी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 6 से 10 तक की आपको एटलीस्ट बायो का पोर्शन तो पता ही होना चाहिए एनसीईआरटीज़ के अंदर। और बायो और साइंस की एनसीईआरटीज़ की भी डेफिनेशन जो चेंज होती जा रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं तमिलनाडु की साइंस की 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से, जो कि आपको 6, 7, 8 में जो शुरू में पोर्शन देखने को मिलता है, सबसे पहला पोर्शन साइंस का होता है। आपने खुद भी देखा होगा, फिर आप स्क्रॉल करते करते एसएसटी वाले पोर्शन पर आते हो। साइंस से क्वेश्चन निकले हुए हैं, बहुत क्वेश्चन निकले हुए हैं। इवन एमपीपीएससी में थोड़ा सा कंप्यूटर का पोर्शन होता है, वो कंप्यूटर का पोर्शन भी कवर हो सकता है उससे एनसीईआरटी में, जो कि वहां पर दे रखा होता है 6, 7, 8 में। नेचुरल सिलेक्शन क्या मतलब होता है इसका? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स दैट आर बेटर एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, वो सर्वाइव करेंगे और वो ही फिर आगे वंश अपना बढ़ाएंगे। दे आर बेटर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फॉर्म दैट विल लीव द मोस्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन सक्सेसिव जनरेशंस। इसी से आता है नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक ही बात होती है वैसे तो, मतलब लिंक है इनका काफ़ी ज़्यादा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको छलनी वाली बात बताई कि जो अगर अडेप्ट कर गए अच्छे से अपने एनवायरमेंट से, वो अपनी आगे जनरेशन कैरी करते चले जाएंगे, बाकी सब पीछे छूट जाएंगे, उनका खत्म इतिहास। फॉसल क्या होता है? ये एक प्री हिस्टोरिक एनिमल या प्लांट का रिमेन हो सकता है दैट टर्न्स इनटू स्टोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। एनिमल बोन्स जो हैं दे आर प्रिजर्व ड्यू टू मिनरलाइजेशन। और फॉसल्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है? तो आपकी दो यहाँ पर टर्म्स यूज हुए हैं, एक आपका स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है, और एक आपके पेलियोंटोलॉजी। स्टोन एज क्या है? इट इज़ अ पीरियड जहाँ पर स्टोन टूल्स जो थे वो यूज होते थे फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स। ब्रॉन्ज एज क्या है? जब ब्रॉन्ज मेटलर्जी डेवलप हुई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, ये डेवलप हुआ। और आयरन एज, जब पिघला के लोहे को बड़े सारे टूल्स वगैरह बनाए गए या फिर और भी चीज़ें बनाएंगे। टूल सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हंटिंग के लिए बनाए गए, और भी चीज़ें बन सकती हैं हमारे पास तो, क्योंकि हम उतना ही अनुमान लगा पाते हैं जितने एविडेंसेस हैं हमारे पास। सिंस द 19th सेंचुरी स्कॉलर्स ने एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करी हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी करी ये जानने के लिए कि जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है इसको कैसे एनहेंस करा जा सकता है, अगर हमें स्टडी करनी है प्री हिस्ट्री की, प्री हिस्टोरिक एज की, उस ज़माने में रहने वाले इंसानों की। ह्यूमंस का ओरिजिन कैसे हुआ, और फिर धीरे धीरे करते करते जो हमारा मेन मुद्दा होता है, अर्ली सिविलाइजेशंस कैसे डेवलप हुई। और अब जो थ्योरी है ह्यूमन इवोल्यूशन की, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। वो हम जानेंगे क्या, ह्यूमन इवोल्यूशन माइग्रेशन। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी होमो सैपियंस के बारे में, अफ्रीका से ओरिजिनेट होते हुए। मैंने आपको 6th क्लास के अंदर एक मैप दिखाया था आपको, जिसमें रेड कलर के एरोज थे बड़े बड़े, है ना? अफ्रीका में पहला कदम रखा इंसान ने, है ना? उनका सबसे बड़ा फुट जो है वो हमें मिलता है एक मिट्टी के नीचे दबा हुआ, और वहीं से फिर ओरिजिन स्टार्ट हुआ ह्यूमंस का। वो फुट कुछ ऐसा था, आपको पता होगा, जिसमें 5 उंगलियां नहीं थी पैर के अंदर, वो बड़ा बड़ा काफ़ी बड़ा साइज था उस फुट का। याद है? 6th क्लास के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, तमिलनाडु एनसीईआरटी में। तो ये चीज़ है। अब हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो देख लिया, अब यहाँ से हम अदर एरास की जो स्पीशीज है, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, इसको देखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।